हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मेरा नाम पवन कुमार यादव है, आप लोग जानते ही हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इसमें हमने भी कल से बायोलॉजी के बेसिक लेक्चर, अभी बेसिक बायोलॉजी स्टार्ट की है, तो आप लोग उसको देखिए। और उसमें अपन सेल के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं सेल के बारे में आगे। सेल, लेकिन मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, एक ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, वेन्ट्रूल्स है, और यहाँ पे आपका हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपका वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रियोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई अपनी। ए, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये गॉल्जी बॉडी हो गई। जैसा कि आपने देख लिया कि पूरे स्ट्रक्चर के मैंने नेम आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक से सबके एक एक मतलब फंक्शन सभी के बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए पहले अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात है तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस। सेल का एक तरह से हिंदी में बोले तो बिजली घर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
क्योंकि यहां से ही एनर्जी सेल को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर की जाए तो पहले आपको, अगर इसकी रिसर्च की बात की जाए तो इसको रिसर्च बाय आल्टमैन, इसकी रिसर्च जो की थी अल्टमैन साहब ने की थी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था। चलिए आगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में इन माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होती है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, तो आगे आप बात करते हैं। इसमें क्रिस्टी होती है, इसके इनर वॉल्स में क्रिस्टी पाई जाती है, और यहीं पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए, और ऑक्सीडेशन होने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीडेशन में 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एंड 38 एटीपी की बात होता है तो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। वन ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज की से कितनी एनर्जी मिलती है इसके बारे में कहते हैं कि एक ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये बात होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। अब बात आई गोल्जी बॉडी। वैसे गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका वर्क आपको बताते हैं। इसका वर्क क्या है? ये जो गोल्जी बॉडी होती है, इसकी एक तरह से परिवहन, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट से मतलब है कि जैसे एनर्जी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त हुई, तो इसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, जो होती है बॉडी में ट्रांसपोर्ट कार्य कर, एनर्जी जो होती है, जो और भी फूड मटेरियल्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी बॉडी का ट्रांसपोर्ट होता है। अब बात आई सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल डिवीजन,
सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का कार्य करता है। सेल बोले तो हिंदी में बोले तो पुनर्निर्माण, सेंट्रोसोम पुनर्निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन ये पुनर्निर्माण का कार्य करता है। चलिए आगे आपको सेंट्रोसोम के बारे में पता चल गया। जैसे कोई कोशिका, मान लीजिए सेंट्रोसोम कोई कोशिका डेड हो गई तो इधर उधर से करके वो सेल डिवीजन मतलब पुनर्निर्माण कर देता है शेप का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात आई तो लाइसोसोम को अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स, क्योंकि अगर हिंदी में बोला जाए तो आत्मघाती थ्रेडिंग। इसमें एसिड होता है एक तरह से, जो भी एक तरह से सेल्स जो मर जाती है उनका भक्षण का कार्य करती है लाइसोसोम। चलिए देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों। लाइसोसोम और सेल, लेकिन उनको सोसाइटल पैथों पर सेल बोला जाता है। हिंदी में वो बोला है तो आत्महत्या की थैली। ठीक है, तो चलिए अब लाइसोसोम के बारे में और बात बताएं आपको। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या है कि इस ये कंट्रोल एंड डायरेक्टरेट, एक तरह से डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है, ये कार्य न्यूक्लियस का होता है। तो सोसाइटल जो ये लाइसोसोम होती है ये एक तरह से सबको, सेल्स को एक तरह से, ये जो और भी मतलब जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, इन सब जो होते हैं सेल के अंदर इनको एक तरह से समझा के रखती है कि अपना अपना फंक्शन ठीक से करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम में थोड़ा सा शेप डाल दूंगी और तुम खत्म हो जाओगे। कि इसका काम डराने मतलब कि ये प्रॉपर वर्क करें, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। ये सब इससे कम, और इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोलिटिक इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और इसमें एसिड एसिड होता है ना, इसीलिए तो ये बहुत खतरनाक होता है। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है, इसलिए डेंजरस होती है लाइसोसोम। फिर लाइसोसोम की बात हो गई, अब इसके बाद वैक्यूल्स की बात करते हैं हम। तो वैक्यूल्स की बात आई, वैक्यूल्स क्या है ना, ये जो सेल्स में वैक्यूल्स जो होता है ये वाटर स्टोरेज का काम, वाटर स्टोरेज का काम सेल्स में वैक्यूल्स करता है, ये वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, और जैसे कि आपने गोल्गी बॉडी को देख लिया, इसका ट्रांसपोर्ट का कार्य है। तो वाटर स्टोरेज, क्योंकि सेल्स जो होती है ना इसमें 95% इसमें देखिए वाटर होता है, जिसके कारण जो वाटर स्टोर ये वैक्यूल्स करता है। तो कैसे अपन वाटर स्टोर, क्योंकि अपना जो बॉडी है
वो 70% वाटर से मिलके ही बना होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो ये वाटर स्टोर्स का काम वैक्यूल्स करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। एटम प्लाज्मा बोले या तो प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। चलिए हम बात आ गई वैक्यूल्स के लिए बात कर ली। अब आप बात कर लीजिए, करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के बाद में ये कंट्रोल एंड डायरेक्शन का वर्क करता है। कंट्रोल करता है, आपको डायरेक्शन देता है कि आपको क्या कैसे करना है। ये जो आपको लाइसोसोम को, वैक्यूल्स को और सेंट्रोसोम को, गोल्गी को सबको डायरेक्ट एंड कंट्रोल करता है। ये कार्य न्यूक्लियस का कार्य होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात है तो एक क्वेश्चन में और दिमाग में आता है, न्यूक्लियस की बात है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो न्यूक्लियस की खोज आई बता रिसर्च आपकी रॉबर्ट बर्न, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन, रिसर्च बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की, 1831 में की थी न्यूक्लियस की खोज। ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे, ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट। तो रॉबर्ट ब्राउन थे, ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का और क्या न्यूक्लियस वर्क करता है, चलिए न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस की और बात की जाए तो न्यूक्लियस, इसमें डीएनए स्टोरी, जिसमें डीएनए पाए जाते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और ये इंफॉर्मेशन मिशन कलेक्शन का बात, कलेक्शन का कार्य तो वर्क करता है। ये आपको मैंने बताया ही, पहले ही बता चुका, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का कार्य करता है। ठीक है, एंड कंट्रोल का भी काम करता है न्यूक्लियस। चलिए न्यूक्लियस की बात हो गई। न्यूक्लियर डीपली कलर का होता है। ठीक है, चलिए आगे न्यूक्लियस की बात करने के बाद न्यूक्लियस की बात, वैक्यूल्स की बात हो गई, न्यूक्लियस के बाद अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये एक तरह से साइक्लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात है तो चलिए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक तरह से कंकाल का कार्य करता है।
ठीक है, निकाल मतलब साइक्लो स्केल साइक्लोस्केलेटन का कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब साइक्लो मान लीजिए सेल, जैसे इतनी कोई सेल्स है, हमारे हमारी जो पूरी बॉडी होती है ये सेल से ही मिलकर बनी हुई है। कई सेल हैं, हेयर में अलग सेल है, अपने हैंड में अलग सेल है, एंड अपने फुट पे अलग सेल है, एब्डोमेन में अलग सेल है, अपने चेस्ट पे अलग सेल है, ठीक है। और हर जगह सेल से, फिंगर में अलग सेल है, हर जगह सेल से मिलकर भी बनी होती है। तो सेल्स को, जो सेल्स होती है उनको एक तरह से मतलब पिचके ना, एक तरह से चिपके ना, इसे एक तरह से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और आगे आपको बताते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, समझने के लिए बात है। ये यहाँ से, ये वाला पार्ट स्मूथ है, ये वाला है रफ। जो रफ वाला पार्ट होता है, रफ इस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुरदुरा है, ठीक है। स्मूथ वाला वो चिकना है, जो स्मूथ वाला पार्ट होता है ये फैट का बना होता है, इसलिए ये स्मूथ होता है, ठीक है। फैट को हिंदी में वसा बोल सकते हैं आप, वसा, वसा का बना होता है, इसलिए स्मूथ होता है। एंड ये जो रफ खुरदुरा पार्ट होता है, ये राइबोसोम का बना होता है। एंड राइबोसोम की बात आई तो राइबोसोम प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन, इसलिए ये खुरदुरा होता है। राइबोसोम की बात चलिए, यहाँ पे राइबोसोम की आज यहाँ पे देख लेते हैं फैट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड यहाँ पे राइबोसोम, ठीक है। ये फैट कंपोजिशन का बना होता है, इसलिए स्मूथ होता है। और ये राइबोसोम का बना होता है, राइबोसोम में प्रोटीन होता है, इसलिए ये रफ होता है, ठीक है। तो राइबोसोम की बात आई है, तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 80S हो गया आपका, एक 70S हो गया। राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 80S हो गया, 70S हो गया। अब इस 80S की बात की जाए, जैसे एनिमल्स में हो गया, और एनिमल्स में जो अपने लार्ज या लॉन्ग एनिमल्स हैं जो, उनमें आ गया। अब जैसे 70S की बात हुई, वायरस में आ गया, ऐसे ही श्वान में आता है, ठीक है। तो ये बात हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो गई। अब हमारी प्रोटोप्लाज्म की बात है, चलिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको बताते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो प्रोटोप्लाज्म की जब बात आती है तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म 95% हुआ, सॉरी 90% वाटर। प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें वाटर का 90% होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो न्यूक्लियर, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। जैसे स्टडी ऑफ सेल,
साइटोलॉजी होता है, ये आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए बता देता हूँ, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोलॉजी। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी हो गया, आपका सेल की स्टडी हो गया, ये सब आते हैं एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसलिए मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस की जो अपनी स्टडी होती है उसे कैरियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के बाद। प्रोटोप्लाज्म की हम बात कर रहे थे, तो प्रोटोप्लाज्म में आते हैं तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म 90% वाटर होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में वाटर का कंपोजिशन 90% होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म के बाद आपकी आ गई, प्रोटोप्लाज्म की बात हो गई एंड अब आगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ऐसे ही आपको बता देना है कि सेल मेम्ब्रेन एक तरह से कवरिंग का या प्रोटेक्शन का कार्य करती है। तब जैसे ये कोई सेल है यहाँ पे, मान लीजिए अब ये सेल हो गए, तो इसके अंदर ये जो सेल है तो इसके कवरिंग का कार्य जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का कार्य, इस बचाने का कार्य सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, चलिए तो सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, हमने वैक्यूल्स की बात कर ली, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली एंड गोल्जी बॉडी की बात कर ली, एआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस क्या कार्य करता है, इस सब की बात हमने कर ली। अब आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है, चलिए वो बताते हैं कि पेड़ पौधों में फूड कौन बनाता होगा। पेड़ पौधों में फूड मतलब हम लोग, अब हाँ, पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं एंड ह्यूमंस क्या कहलाते हैं, एनिमल्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताऊं, ये जनरली आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं एंड जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ मतलब, हेटरोट्रॉफ का मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना, वो हेटरोट्रॉफ कहलाता है। ऑटोट्रॉफ मतलब स्वपोषी, हाँ हिंदी में अगर बोला जाए तो ऑटोट्रॉफ मतलब स्वपोषी, स्वयं खाना बनाना स्वपोषी कहलाता है। ये इसमें आते हैं आपके प्लांट्स। एंड हेटरोट्रॉफ्स की बात की जाए तो हेटरोट्रॉफ्स जो दूसरों पे डिपेंड्स रहते हैं, लेकिन हम मानव, मान लीजिए मानव, हम ह्यूमंस हो गए, हम डिपेंड हैं प्लांट्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड है कि प्लांट्स से हम फूड उनसे लेते हैं फिर हम खाते हैं, और वो स्वयं बनाते हैं प्लांट्स, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ हो गए, हम हेटरोट्रॉफ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको प्लास्टिड के बारे में बताते हैं। प्लास्टिड जो ये एक तरह से फूड्स मतलब प्लांट्स में फूड मेकिंग या खाना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिक क्या करता है, प्लांट्स में खाना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब प्लास्टिक को हम डिवाइड करेंगे, खाना बनाता है, अब प्लांट्स क्या होते हैं यहाँ पे ही आपको बता ही देते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड
यहीं पे एनिमल्स की भी बात किए देते हैं। एनिमल, जिसपे हम लोग आते हैं। हेटरोट्रॉप्स, एनिमल्स भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जैसे कि आपको सपोजिव, हेटरोट्रॉप्स में परपोजिव, दूसरे को डिपेंड करना। ठीक है। प्लास्टिड, तो प्लास्टिड की बात की जाए तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। इसको आपको बताते हैं प्लास्टिक 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं। पहला पहला हो गया प्लास्टिक की बात आ गई तो प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हो गया एंड ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। देखिए, प्लास्टिक की बात आ गई। प्लास्टिक जो फूड मेकिंग का कार्य करता है प्लांट्स में। तो प्लास्टिक आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्रोमोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। इन क्लोरोप्लास्ट यह स्टडी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम अध्ययन करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है। पहला ये तो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर, ये विदाउट कलर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात आइएगा तो क्रोमोप्लास्ट में ये विद कलर, ये ग्रीन कलर का होता है, विदाउट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है ये। नहीं चला दूसरा। और इसके बाद अगर बात आई तो और क्या कर करता बताते हैं। ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फूड बनाता है, फूड मेकिंग, ये फूड बनाता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट की बात है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड स्टोरेज, स्टोरेज का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज का काम करता है। और इसमें इसके एग्जाम्पल आ गए, देखिए एक देखिए, जैसा कि आपको नाम से, क्लोरोप्लास्ट फूड मेकिंग, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात आ गई तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर प्रदान करता है। जैसे अब एग्जाम्पल इसके यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ उसके ऊपर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे जेंथोफिल हो गया, जेंथोफिल ये फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स और यहाँ पे जगह चले आगे भी होता है। ना आप सब लोगों ने किया होगा। देखते हैं, बात कर रहे थे क्रोमोप्लास्ट की। जो होता है प्रोवाइड
इसके नाम से ही जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि क्रोमोक्रोम मतलब कलर, कलर प्रोवाइड करता है। इसमें हो गया जेंथोफिल। जेंथोफिल की बात आए तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज शुगर फॉर येलो कलर, येलो कलर इन फ्रूट्स। ठीक है, इसका सुधार करेंगे। हमसे आगे बात करते हैं। एक है, हाँ, सेकंड आ गया इसी में भी कैरोट, कैरोटीन की बात करते हैं। और सिल्वर और रेड कलर इन कैरोट। ये लाल कलर, कैरोट के लाल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गाजर के लाल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरोट के लिए। ठीक है, अब एक बात और लाइकोपेन की भी कर लेते हैं। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइकोपेन की नाम से ये आपके चिली टमाटो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आज हमने इतना सब कुछ पढ़ा। अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और एक ही बात, आप लोग हमारे चैनल पवन एजुकेशन, पवन एजुकेशन अड्डा सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और